नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और जैसा कि आपको पता है, अर्ज किया है, दुनिया के हालात हैं बहुत खराब और इसलिए वर्ल्ड नाउ में रखते हैं हम दुनिया की खबरों का हिसाब। तो आपके लिए उन खबरों को जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हलचल मची हुई है, कहां कौन किसके सिर फोड़ रहा है, कौन किससे लड़ाई कर रहा है, कहां जंगी तनाव है और कहां जंगी बेड़ा पहुंचाया जा रहा है। तो वर्ल्ड नाउ में जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो जान लीजिए, जिसको विस्तार से हम आपको बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बारे में जो 6 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में कुछ घंटों का फासला बचा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर 48 घंटे में होर्मुज नहीं खुला तो फिर तेहरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के सीने पर लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, जिसे पार करते ही अमेरिका का दावा है कि ऐसा बारूदी बवंडर उठेगा जो ईरान को खाक कर देगा। ट्रंप ने साफ मना कर दिया है कि शर्तें मान लो या फिर ऐसे एक्शन के लिए तैयार रहो जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। 26 मार्च से शुरू हुआ अल्टीमेटम अब बस खत्म होने को तैयार है। कुछ घंटों का फासला और उसके बाद मिसाइलों की गड़गड़ाहट से आसमान काला हो जाएगा। बाजार सहमे हुए हैं, कूटनीति दम तोड़ रही है, इंसानियत घबराई हुई है, लोग डरे हुए हैं। ट्रंप के टारगेट पर सिर्फ ईरान के पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर स्लाइड्स ही नहीं बल्कि मुश्तबा जैसे चेहरों को खत्म करने का विध्वंसक प्लान भी बनाया जा रहा है। सामने खड़ा है तेहरान और अमेरिका है हैरान, क्योंकि तेहरान के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। ईरान ने सरप्राइज गिफ्ट की धमकी देकर ट्रंप को दलदल में फंसाने की चेतावनी दे दी। ईरान ने कहा, आओ हमला तो करो सही, और एक टीजर डाला है उन्होंने सोशल मीडिया पर और कहा है कि बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज अमेरिका के लिए इंतजार कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस परेशानी, इस दबाव में है कि वो कौन सा सरप्राइज पैकेज अब ईरान ने नया क्या निकाल लिया है। कहीं ईरान के पास आईसीबीएम तो नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका तक पहुंच जाए। यानी जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि एक दूसरे की नाक की लड़ाई बन चुकी है, वजूद की लड़ाई बन चुकी है। होर्मुज स्ट्रेट से लेकर बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट तक, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक और व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक, हर तरफ बारूद की गंध है। तो क्या वाकई ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की ताकत रखता है अमेरिका, या ये एक और धमकी गीदड़ भभकी साबित होने वाली है? 24 घंटे के अंदर क्या होने वाला है, डिटेल आपको बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे अमेरिका के ऑपरेशन पायलट के बारे में। दुश्मन की मान में घुसकर अपने पायलट को मौत से के मुंह से खींचकर लाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका इसे मिशन इम्पॉसिबल बता रहा है। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई है। खबर यह कि अमेरिकी कमांडोज ने ईरान में घुसकर अपने लापता F-15E पायलट को रेस्क्यू कर लिया है। इसमें 100 टॉप कमांडोज, 12 घातक हेलीकॉप्टर और आसमान में मंडराते दर्जनों लड़ाकू विमान देखे गए। ट्रंप ने अपने एक फाइटर पायलट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कहते हैं एक सिर्फ पायलट की जान नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका की साख का भी सवाल है। एक तरफ ट्रंप इस मिशन की कामयाबी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। तेहरान ने दावा किया कि पायलट ईरान के कब्जे में है और बाकायदा उसका विजुअल भी रिलीज किया गया है। तेहरान यह भी कह रहा है कि उसने मिशन में लगे अमेरिकी C-130 हरकुलिस सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया है। इस्फहान के आसमान में आग का गोला बना वो विमान क्या ट्रंप के दावों की हवा निकाल रहा है, या फिर ट्रंप कोई सेंटिमेंटल गेम खेल रहे हैं, या वाकई ट्रंप का यह दावा झूठा है और पायलट अभी भी ईरान के कब्जे में है? क्या पायलट वाकई बचा लिया गया है? और ईरान के पहाड़ों से उठी चिंगारी कल सुबह ट्रंप के अल्टीमेटम के साथ क्या रूप अख्तियार करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर में बात करेंगे ईरान के उस इंतकाम की जिसने मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाई है। ईरान ने अपने ऊपर अमेरिकी और इजरायली हमले का इंतकाम ऐसा लिया है कि पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा रहा है, खाड़ी खाक होने के कगार पर है। तेहरान ने साबित कर दिया है कि उससे कम आंकना अमेरिका और इजरायल की सबसे बड़ी भूल थी और खाड़ी देशों का अमेरिका के साथ चिपके रहना उससे भी बड़ी भूल। एक साथ 3 मोर्चों पर मिसाइलों और ड्रोन का ऐसा तांडव रात भर में तेहरान ने मचाया कि आबू धाबी से लेकर कुवैत और बहरीन तक सिर्फ आग और धुएं का गुबार नजर आया। यूएई के पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण धमाका हुआ। कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट में भयंकर हमला हुआ। यह बताने के लिए काफी है कि ईरान अब सीधे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह नहीं कर रहा,
वो खाड़ी देशों की प्यास पर भी हमला कर रहा है। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन पर हाथ रखने जैसा है। हालात ऐसे कि सुपर पावर अब अपनी साख बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। ट्रंप जो कल तक गीदड़ भभकियां दे रहे थे, अब इस युद्ध के दलदल से निकलने के लिए राह ढूंढ रहे हैं। ईरान का कमांड ढांचा आज भी फौलाद की तरह खड़ा है, जबकि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने पूरे ईरानी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया, ढा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरानी नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स को खत्म कर दिया। लेकिन जब सब खत्म हो चुके हैं तो फिर अमेरिका से लड़ कौन रहा है? और अमेरिका के फाइटर जेट्स किसके हमले से गिर जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बहुत बेवकूफ बनाया पिछले 35-37 दिनों की जंग में। यह बात तो कम से कम समझ आती है। अब सवाल बड़ा है कि अंत तक टिके रहने की ईरानी जिद या फिर अमेरिका की नाक, इन दोनों में जीत किसकी होगी? तो चलिए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। तो डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम या फिर अमेरिका का एक और फुस्सी बम, इस पर बातचीत करें। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया अल्टीमेटम दे दिया। मैं फिर से आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दिया और कहा है मंगलवार तो खोल दो, कम से कम मंगलवार तक तो खोल दो। ईरान को कहा है कि भाई मंगलवार तक तो खोल दो होर्मुज प्लांट को। अभी वो क्या, होर्मुज स्ट्रेट को, माफ कीजिएगा, अभी वो कह रहे थे कि 48 घंटे का अल्टीमेटम जो कल शाम 8 बजे या 6 बजे खत्म हो जाता, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब मंगलवार तक तो खोल दो होर्मुज स्ट्रेट। बहुत दिक्कत हो रही है दुनिया को। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन और बढ़ा दिया है। मंगलवार का दिन ईरान के लिए पावर प्लांट डे होगा और ब्रिज डे होगा। ये दोनों ही एक ही दिन में होंगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। होर्मुज स्ट्रेट को खोल दो तुम। और उसके बाद उन्होंने कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो कि मैं बोल नहीं सकता आपको। फिर आगे वो लिखते हैं, वरना तुम नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाओगे। डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि डीजे ट्रंप, ये उन्होंने कहा है कि भाई आप मंगलवार तक तो खोल दीजिए, अभी तक आपने नहीं खोला, ठीक है, इट्स ओके, फाइन। आगे आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसको भी आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है, तो चलिए अब मंगलवार तक तो खोल देंगे आप लोग। तो अमेरिका लगातार जो है वो रिक्वेस्ट मोड में है, माफ कीजिएगा, धमकी के मोड में है। अमेरिका धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है और कह रहा है मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट खोल दीजिए। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि 37 दिन की लड़ाई में जिस ईरान ने सरेंडर नहीं किया, वो 48 घंटे में क्या होर्मुज स्ट्रेट खोलेगा। ये देखिए, वो आपको दिखा रहे पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, और कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है, और जिसको कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। वो अपशब्द इंग्लिश के उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से बेचैनी है, एक तरह की खलबली है जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हो। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खत्म होने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा था, तो इससे पहले कि यह अल्टीमेटम खत्म हो जाता और लोग अमेरिका से पूछते कि हाँ भाई अल्टीमेटम खत्म हो गया, आप बताइए अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? होर्मुज स्ट्रेट तो खुला नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत होशियार हैं, उन्होंने अल्टीमेटम खत्म होने से पहले मंगलवार तक की बात कह दी। अब मंगलवार तक इंतजार करते हैं। भाई होर्मुज स्ट्रेट खोलना ईरान को है, खुलवाना अमेरिका को है, बाकी के देश क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, तो हम भी वही कर सकते हैं। अब मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं, लेकिन ईरान साफ तौर पर क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि भाई साहब होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, हर मुल्क यहां से आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ वो मुल्क यहां से नहीं जाएंगे जो अमेरिका, इजराइल या इनके सहयोगी हैं। यानी कि अमेरिका, इजराइल के साथ साथ उनके दोस्त इस रीजन से नहीं जाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उन्होंने क्लियर किया हुआ है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की बात की जाए तो सिर्फ डेडलाइन नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए कयामत की घड़ी जैसा है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को बहुत सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, जो ईरान पर हमला हुआ उसके बहुत पहले से अल्टीमेटम दे रहे थे, और अल्टीमेटम देते देते लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लड़ाई लड़ते लड़ते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी शर्तों की रेखा तो खींचते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे चौक और डस्टर के साथ मिटा देते हैं। अब अगला कदम क्या होगा, या सिर्फ अल्टीमेटम है या एक्शन भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इनके भाई साहब के अल्टीमेटम से क्या होता है मैं आपको बताता हूं।
बाजार में बहुत स्ट्रेस आ जाता है, मार्केट में लोगों के पैसे डूबने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अमेरिका ने वाकई कोई ऐसा कदम उठा दिया तो फिर पूरी दुनिया का क्या होगा। ट्रंप का अल्टीमेटम तो उनके पहले धमकी के हिसाब से कल खत्म होने वाला है, लेकिन 6 अप्रैल तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम की है, जब उन्होंने कहा था कि भाई ये इलाका खोल दो वरना 48 घंटे के बाद तुम्हारी तबाही की कहानी लिख देंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने एक वीडियो जारी किया, ये देखिए तस्वीरें वो, और ईरान ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि एक सरप्राइज अमेरिका का इंतजार कर रहा है, इजराइल का इंतजार कर रहा है। अब ये सरप्राइज क्या है? क्या कोई आईसीबीएम है या कोई न्यूक्लियर वेपन है या फिर ये एआई से जनरेट किया हुआ कोई विजुअल है और ईरान किसी दूसरे हथियार के साथ बैठा हुआ है? ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन चलिए अब ट्रंप के अल्टीमेटम की बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली कोई अल्टीमेटम दे तो रहे हैं वो, कम से कम कुछ ना सही कुछ तो बात कर रहे हैं। तो कब खत्म होने वाली है अल्टीमेटम और इसमें होना क्या है? 22 मार्च, 23 मार्च और 26 मार्च। 22 मार्च को कहते हैं कि होर्मुज खोल दो, नहीं तो 48 घंटे का अल्टीमेटम है। 23 मार्च को कहते हैं चलो ठीक है 5 दिन दिया, होर्मुज खोल दो वरना ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर दूंगा। फिर जब 5 दिन होने होते हैं उससे पहले 26 तारीख को आ जाते हैं, तीसरे दिन ही कहते हैं चलो 10 दिन ले लो लेकिन होर्मुज खोल दो, नहीं तो पावर प्लांट पर हमला करके, ऑयल प्लांट पर हमला करके, रिफाइनरी प्लांट पर हमला करके सब कुछ खत्म कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अल्टीमेटम दूत बन चुके हैं। वो शांति दूत हैं, युद्ध रोकने वाले दूत हैं, लेकिन अब वो अल्टीमेटम दूत भी हैं। उनका अल्टीमेटम बम बार बार आता तो है लेकिन ये बम फटता नहीं है, उसका टाइमर और बढ़ा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। शायद ट्रंप को लगा हो कि उनकी धमकी से ईरान घुटने पर आ जाए। शायद ट्रंप यही ईरान को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। कभी 24 घंटे कहते हैं, कभी 48 कहते हैं, कभी 5 दिन कहते हैं, कभी 10 दिन कहते हैं, और अब कहते हैं मंगलवार तक तो खोल ही दो होर्मुज, वरना उसके बाद ऐसा हमला करेंगे जिससे ईरान कभी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक तो ये अल्टीमेटम ही अल्टीमेटम है जिसका कोई अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। दूसरा ये कि अगर ये अल्टीमेटम खत्म हुआ मंगलवार वाला तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होंगे, टारगेट 1, टारगेट 2। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से हमले होंगे। वैसे बुशहर, अस्फहान और नतांज में बहुत बार हमले कर चुके हैं, मिला कुछ नहीं है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट 4। खार पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे, टारगेट 5। मुस्तबा को खत्म करने के लिए विध्वंसक हमला करेंगे। ये 5 ऐसे विकल्प हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप आजमा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटम बाज ट्रंप की चेतावनी खत्म होने वाली है। तो होर्मुज में क्या कोई भयानक भीषण टक्कर देखने वाला को मिलने वाला है? क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने वाले हैं? ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं ट्रंप की चेतावनी क्या है और ईरान का जवाब क्या है। आइए देखते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि भाई 48 घंटे में डील करो या फिर होर्मुज खोल दो। तो ईरान ने जवाब दिया कि इस तरह के अल्टीमेटम रोज आते हैं, अल्टीमेटम बेवकूफी वाला है। फिर ट्रंप की चेतावनी सामने आई कि होर्मुज न खुलने पर भयंकर तबाही होगी। ईरान ने कहा कि हमले बढ़े तो पूरे इलाके को नर्क बना देंगे, मिडिल ईस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। फिर ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि अरब देशों में यूएस बेस पर हमले बढ़ा देंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी करेंगे। ईरान ने जवाब दिया कि इजरायली न्यूक्लियर साइट भी हमारी साइट से बाहर नहीं है, मतलब हमारी नजरों से। ट्रंप ने चेतावनी दी कि खार पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाएंगे। ईरान ने जवाब दिया पहले सैनिकों को भेजो तो सही, आने तो दो, फिर हम बताएंगे क्या होता है। तो अगले 48 घंटों में, अब यहां से लेकर 48 घंटों में क्या हो सकता है, इसकी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ संभावनाएं लगाई जा रही हैं क्योंकि इस मामले पर ट्रंप इस युद्ध को लगातार मिले जुले संकेत इसे लेकर देते रहे हैं।
और वैसा तब से कर रहे हैं जब ये युद्ध अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर की गई बमबारी के साथ शुरू हुई। कभी वो कूटनीतिक प्रगति की ओर इशारा करते हैं, कभी ईरान पर बमबारी करके उसे पाषाण युग में फंसाने की धमकी देते हैं। युद्ध को 37 दिन हो चुके हैं, 38 दिन भी हो जाएंगे, 39वें दिन अल्टीमेटम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक 10 बड़ी बातें क्या है। 37 दिन की इस लड़ाई में लड़ाई किस मोड़ पर आ गई है, चले थे कहां से कहां पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा मुझे लगता है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। वो चले थे ईरान से न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम हटाने के लिए और अब कहते हैं होर्मुज खोल दो। कुछ भी होता कहते हैं होर्मुज खोल दो, होर्मुज खोलो या अमेरिका से समझौता करो, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमला हुआ तो यूएस सैनिकों को नर्क पहुंचा देंगे, ईरान पलटवार कर रहा है। एटमी प्लांट से रेडिएशन हुआ तो खाड़ी को बर्बाद कर देंगे, ईरान ने कहा है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक और विमान क्रैश हो गया है, ताजा जानकारी के हिसाब से। लापता अमेरिकी पायलट की खोज की जा रही है, लेकिन उसे ढूंढ लिया गया है। ईरान के स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन पर भी हमला हुआ है। तेहरान की यूनिवर्सिटी पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। इराक और कुवैत में ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 35 लड़ाकों को इजराइल ने मार गिराया है। यानी फुल ऑन एक्शन मार कुटाई जारी है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, और जिद एक ही है, होर्मुज खोल दो। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रंप इसके बाद क्या करेंगे, फिर से अल्टीमेटम बढ़ा देंगे। अभी तक अल्टीमेटम बढ़ाते ही आ रहे हैं। 22 मार्च को अल्टीमेटम दिया था, फिर 23 को दिया, फिर 26 को दिया, उसके बाद अब फिर से दे दिया है। फिर कहते हैं मंगलवार तक होर्मुज खोल दो। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब जन्मे थे तो मुंह में चांदी का चम्मच था और सिर पर सोने के बाल, और उन्हें ऑरेंज मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विटामिन सी से भरपूर है। अब विटामिन सी के विस्तार और फायदे के बारे में जानकर बजाय हम ये मानकर चलें कि विटामिन सी फॉर करेंसी और डी फॉर डॉलर के बीच इनकी परवरिश हुई है। चांदी का चम्मच अभी भी उनके मुंह में है, सुनहरे बाल अभी भी अपनी ही जगह पर हैं, नारंगी चमक अभी भी जारी है, चाहे सोर्स जो भी हो लो। लेकिन वो उनके पास जाने वाले का हाथ जल सकता है, इतने ज्यादा वो चमकीले दिखते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि ट्रंप वो इंसान है जिनका दुश्मन होना खतरनाक है और दोस्त होना और भी घातक है। यानी ट्रंप किस दिमाग के इंसान है ये समझना इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की फैसले को अगर आखा जाए तो वो मैडमैन थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कोई भी फैसला कर सकता है, उसके आगे नाक ना पीछे पगा वाली कहानी होती है। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे पास अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस थोड़ा इंतजार करो। खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि ईरान को हराने का सपना अब एक दलदल बन चुका है जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसते जा रहे हैं। ईरान ऐसा क्या सरप्राइज लेकर बैठा है, कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जानकारी पुख्ता तो ईरान के पास ही, और ईरान से मैंने कुछ पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत कोई कॉन्क्रीट जानकारी मिली नहीं। तो मैंने आकलन करना शुरू किया, क्या हो सकता है। यूएस और इजराइल को जो सरप्राइज की चेतावनी दी है कि सरप्राइज के लिए तैयार रहें। ईरान को हराने का सपना दलदल बन चुका है, खाड़ी की दलदल में अमेरिका और इजराइल फंस रहे हैं। पावर प्लांट न्यूक्लियर साइट पर हमला संभव है, कोई बहुत बड़ा अटैक करे ईरान। आईसीबीएम मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के बुशेहर परमाणु केंद्र पर चौथी बार बड़ा हमला किए जाने के बाद पहली बार परमाणु हमले की धमकी दी। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं उससे तेहरान का कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे अमेरिका के सहयोगी देशों को नुकसान होगा। तो क्या यही सरप्राइज गिफ्ट है, या फिर तेहरान के पास कोई डर्टी बम भी है? डर्टी बम के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि खबर निकली कहां से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके एक मैसेज छोड़ा। अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजराइल अमेरिका ने हमारे बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी कर दी। इससे अगर रेडियो एक्टिव फॉलआउट यानी कि विकिरण का प्रसार, यानी कि एक तरह से इस इलाके में संक्रमण फैल गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर आ गए, तो ये तेहरान को नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज के देशों को दिक्कत करेगा और उनकी राजधानियों में जीवन समाप्त कर सकता है। यानी ईरान कह रहा है कि अगर हमारे घर में रेडिएशन लीक हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन निकला, तो पूरे मिडिल ईस्ट में रेडिएशन फैलेगा। अब इसके 2 मायने आइए समझते हैं। तो क्या ये इसे ईरान की न्यूक्लियर धमकी के तौर पर देखा जाए, और अगर ये वाकई ईरान जो है बाकी के देशों में रेडिएशन फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है, तो किन देशों को खतरा है? सऊदी अरब को खतरा है,
संयुक्त अरब अमीरात को खतरा है, कुवैत को खतरा है, इसके अलावा बहरीन को खतरा है, कतर को खतरा है, ओमान को खतरा है, क्योंकि इन देशों में भी ईरान न्यूक्लियर रेडिएशन फैला सकता है। तो क्या ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा और उससे क्या नुकसान होगा? दरअसल डर्टी बम उन बमों को कहा जाता है जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो एक साधारण मिसाइल से ही अटैक करेगा, लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया जाएगा। इससे बम धमाके से जो तबाही मचेगी वो तो मचेगी ही, लेकिन उसके बाद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल उस मिसाइल में होगा उससे आसपास के इलाके संक्रमित हो जाएंगे और फिर वहां पर इसका बहुत खतरनाक इंपैक्ट होगा। अब ईरान क्या सरप्राइज देने वाला है ये तो पता नहीं है, लेकिन तबाही की कल्पना अब यहां पर हदों को पार कर रही है। 48 घंटे के बाद क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो तेहरान भी पीछे नहीं रहेगा। तेहरान का सरप्राइज गिफ्ट क्या है, वो क्या तबाही लेकर आएगा, उसने क्या कयामत पाल रखा है ये भी नहीं पता, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उधर इजरायली मीडिया ने एक दावा कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान की सहायता रूस कर रहा है और जंग के बीच में रूस ने ईरान को S-500 सिस्टम भी दिया है। इजरायली मीडिया ने इसे पागलपन बताया है या कहीं ना कहीं इस जंग में रूस को घसीटने की प्लानिंग की जा रही है। तो क्या कल जब अल्टीमेटम खत्म होने की कगार पर होगा तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी ये देखेंगे और उस पर नजर आएगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट में 37 दिन की लड़ाई और इन 37 दिन की लड़ाई में 37 कहानियां ऐसी हैं जिसे जानना, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिहाज से ये लड़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, उसके लिए एक भी अच्छी खबर नहीं आई और आलम यह है कि हर दिन एक नई मुसीबत अमेरिकी सेना, अमेरिकी राष्ट्रपति के गले में फंसती है। अमेरिका के सामने जो सबसे ताजा मुसीबत सामने है वो है अमेरिकी पायलट का ईरान में फंस जाना। ईरान ने उस पायलट को कैप्चर कर लिया है और इसकी जानकारी अमेरिका को भी दे दी गई, लेकिन ट्रंप ने उस पायलट के बारे में जो दावा किया उसके हिसाब से उस पायलट को वहां से निकाल लिया गया। ट्रंप के मुताबिक ईरान में अमेरिकी सेना ने जाकर उस पायलट को बचाया है। हालांकि पायलट की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, न ही इस ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी वीडियो और फोटो सामने आए हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप कोई सेंटिमेंटल गेम खेल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप हो सकता है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ईरान का दावा है कि वो पायलट उनके कब्जे में है और उस पायलट का बाकायदा वीडियो भी ईरान ने रिलीज किया है। लेकिन ये अमेरिकी पायलट लापता हुआ था, उसे ढूंढा कैसे गया? F-15E जेट के पायलट को यूएस ने ढूंढ निकाला। अमेरिका ने ईरान में जेट के पायलट को ढूंढा। 4 अप्रैल को जेट गिरने के बाद पायलट की तलाश शुरू कर दी गई थी। ट्रंप ने इसे एक गोपनीय और सफल ऑपरेशन बताया। ईरान से गोलीबारी के बीच यूएस ने पायलट को निकाल लिया है, लेकिन ईरान का दावा है कि पायलट तो हमारे पास है। फिर अमेरिका किसका दावा कर रहा है? ईरान में लापता पायलट को ढूंढना वैसे आसान नहीं था, ईरान भी उसे ढूंढ रहा था। ऐसे में अमेरिका को डर था कि कहीं पायलट उनके हाथ न लग जाए। हालांकि पायलट जिंदा है या नहीं इसे लेकर बातें हो रही थी। अब तक जो जानकारी मिली है कि उसके हिसाब से पायलट जिंदा भी है और सही सलामत भी है। यह मिशन सिर्फ एक पायलट को बचाने की नहीं बल्कि अमेरिकी साख से भी जुड़ा हुआ था। कहते हैं ये पायलट ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपा हुआ था और लगातार जो अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी कमांड सेंटर भेज रहा था। ईरानी सेना लगातार इसका पीछा कर रही थी। ईरानी सेना ने इस इलाके में इस पायलट के बारे में जानकारी देने पर $60,000 के इनाम की भी घोषणा कर रखी थी। अमेरिका के मुताबिक बचाव अभियान को खतरे से बचाने के लिए इसे गुप्त रखा गया। पायलट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। ट्रंप के मुताबिक कमांडर इन चीफ, वॉर सेक्रेटरी, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और साथी योद्धा 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे और उसके बचाव की योजना बना रहे थे। अमेरिकी सेना ने पायलट को वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। ट्रंप के मुताबिक पायलट को चोट आई है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। सैन्य इतिहास में पहली बार है जब 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग एरिया से बचाया गया। अब इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? वैसे जो कहानी सामने आई थोड़ी हॉलीवुड वाली कहानी लगती है,
क्योंकि ईरान में घुसकर अपने पायलट को निकाल लेना, ये बातें अभी तक बहुत हद तक मुझे भी हजम नहीं हो रही। अब यूएस जो जानकारी दे रहा है उसके हिसाब से क्या है, आइए देखते हैं। 100 कमांडर और 12 हेलीकॉप्टर लगाए। घंटों की मेहनत के बाद पायलट का रेस्क्यू किया और कई जगह तो बाकायदा ईरान में जमीन पर उतरकर पायलट को ढूंढा गया। अमेरिकी F-15E पायलट को बचाने का ऑपरेशन अब तक के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक बताया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह ऑपरेशन दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर किया गया, जो बहुत खतरे से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर यह मिशन सफल नहीं होता तो यह पायलट ईरान के लिए एक बड़ा सौदेबाजी का हथियार बन सकता था, लेकिन ये ईरान के हाथ से सौदेबाजी के हथियार निकलने की तरह है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान के पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां चलाया गया है। यह है जो इलाका जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था, यह है खार्ग द्वीप का इलाका। खार्ग द्वीप से ठीक सटा हुआ इलाका है। कोगिलू ये एंड बोयर अहमद पहाड़ी है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ था और पायलट छिपा हुआ था। और इसी इलाके में अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर पायलट को, दोनों अलग अलग पायलट को ढूंढ रहे थे। IRGC भी उसे पकड़ने के लिए इस इलाके में मौजूद थी। ईरान के लिए पायलट को ढूंढना बहुत मुश्किल था क्योंकि ईरान के पास लोकेशन नहीं थी, लेकिन CIA के पास लोकेशन थी, अमेरिकी आर्मी के पास लोकेशन थी। और CIA ने एक बहुत जानदार चाल चली इस दरमियान। CIA ने ईरान के अंदर एक गलत जानकारी फैलाई कि अमेरिकी सेना उसे पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर चुकी है। इससे ईरान की खोज की दिशा भटक गई। इस दौरान CIA ने अपने खास तकनीक का इस्तेमाल करके एयरमैन का सही लोकेशन पता कर लिया। ये लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस को दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में फंसा अमेरिकी ऑफिसर एक बीकन और सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से रेस्क्यू टीम के संपर्क में था। जब अमेरिकी कमांडो ऑफिसर के करीब पहुंचे तो वहां पर जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ऑफिसर की लोकेशन के पास बढ़ रहे ईरानी काफिलों पर बमबारी शुरू की ताकि उन्हें दूर रखा जा सके, और रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट कब आता है, क्लाइमैक्स कब आता है? इसमें ट्विस्ट और क्लाइमैक्स तब आता है जब ईरान ये दावा करता है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल 130 हर्कुलस विमान को उसने मार गिराया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने यह दावा किया कि विमान इस्फहान के दक्षिणी इलाके में लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में लगा हुआ था और उसी समय C-130, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये C-130 अमेरिकी परिवहन विमान, सैन्य परिवहन विमान की को मार गिराए जाने का दावा है, जिसकी तस्वीर फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से C-130 हरकुलस विमान को मार गिराया गया। उसके दोनों इंजन के पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने खुद ही अपने इस विमान को क्रैश करा दिया, गिरा दिया, लेकिन ईरान कह रहा है कि जो लापता पायलट है ना तो वो बाहर निकल पाए हैं और ना ही उनकी टीम ईरान से बाहर निकल पाई है, और वो बहुत जल्द ईरान के कब्जे में होंगे। इस ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि लापता एयरमैन को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि अधिकारी एक कर्नल थे जो F-15E लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद लापता हुए थे। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जो ईरान दावा कर रहा है। ईरान
ने जो दावा किया है वो C-130 को मार गिराए जाने को लेकर है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। अमेरिकी विमान को लेकर ईरान का दावा है रेस्क्यू मिशन में शामिल विमान था जिसको कि हमने मार गिराया। ये पायलट को ढूंढ रहा था और तभी C-130 हर्कुलिस विमान को मार गिराया गया। C-130 जिसे लॉकहीड C-130 के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बहुमुखी और भरोसेमंद सैन्य परिवहन विमान है। ये 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान है जो अपनी मजबूती और किसी भी तरह की ऊबड़ खाबड़ हवाई पट्टियों पर उतरने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। C-130 की खासियत क्या है ये भी आप देख लीजिए। सैनिकों और कार्गो को ले जाने में बहुत सक्षम है। ये टैंक्स की भी ढुलाई कर सकता है। हवा में ईंधन भरना, प्राकृतिक आपदाओं के समय भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाने में काफी मददगार माना जाता है। क्षमता साधारण है, 90 सैनिक या 64 पैरा ट्रूपर्स ले जा सकता है। पेलोड क्षमता 42,000 पाउंड तक है। इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत लंबी हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। 1000 से 1800 फीट पर उड़ान भरने की क्षमता है। कम दूरी में भी उड़ान भरने और लैंड करने की ताकत है। कच्चे और छोटे रनवे पर भी लैंडिंग कर सकता है। C-130J इसका सबसे लेटेस्ट और उन्नत मॉडल है। ईरान के अभेद्य किलों और सख्त पहरे के बीच अमेरिकी सेना ने ऐसे मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि एक थ्योरी यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को और खासकर ईरान को गुमराह करने के लिए दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि अमेरिकी पायलट अभी भी ईरान के कब्जे में है। उधर जो अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया वो मंगलवार को खत्म हो रहा है। देखना होगा इसके बाद क्या होता है, लेकिन एक चीज तो साफ है कि ईरान हार नहीं मानेगा। अमेरिका जंग में पीछे नहीं हटेगा, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों सीजफायर चाहते हैं। लेकिन इजराइल चाहता है कि जंग जारी रहे और पूरी दुनिया चाहती है जंग खत्म हो जाए। अब परेशानी यह है कि इजराइल जब तक शांति की टेबल पर नहीं आएगा, इजराइल जब तक इस युद्ध को खत्म करने की नहीं सोचेगा, तब तक बहुत मुश्किल है इस युद्ध को रोक पाना, क्योंकि अमेरिका इजराइल के कहने पर ही इस जंग में आया है। हालांकि अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस जंग में वो 30-40 दिन फंस जाएगा या 50 दिन 60 दिन फंस जाएगा। अमेरिका को लगा था कि 2-3 हफ्ते में जंग रैप अप करके वो वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब स्टोरी पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। कहानी में ट्विस्ट है, क्लाइमैक्स है, लेकिन इस कहानी का खात्मा नहीं दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक ही रात 3 देश और तेहरान का बदला। IRGC काल बनकर खाड़ी देशों पर बरस रहा है। याद होगा आपको मैंने आपसे क्या कहा था। अगर आप वर्ल्ड नाउ लंबे समय से देखते रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था इस जंग के शुरू होने से भी 2 महीने पहले कि अगर खाड़ी में एक भी सिंगल बुलेट भी फायर हुआ तो यकीन मानिएगा कि हर खाड़ी देश इसकी जद में होगा और पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। यकीन ना हो तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर मेरे 2 महीने पहले के शोज को उठाकर देखिए, जिसमें मैंने लगातार और बार बार ये बात कही थी। और अब ये कोई प्रेडिक्ट करने वाली बात नहीं रह गई है, यह सिचुएशन को समझने वाली बात नहीं रह गई, अब यह हकीकत है। मिडिल ईस्ट में कल रात आसमान से मौत बरसती रही। ईरान ने मिशन इम्पॉसिबल का बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट में ऐसा तांडव मचाया कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया दहल गई। यकीन ना हो तो जरा इन तस्वीरों को जरा फुल स्क्रीन देखिए। ये ईरान का अब तक का सबसे खतरनाक पलटवार, खौफनाक पलटवार माना जा रहा है। तेहरान की मिसाइलों ने एक साथ 3 मोर्चों पर तबाही की कहानी लिखी। अल्लाहू अकबर। शमशेर भाई और भी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ईरान के ड्रोन हमले से खाड़ी देशों में भयंकर नुकसान हुआ है। यूएई के आबू धाबी स्थित पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण आग लगी, जबकि कुवैत और बहरीन के तेल और ऊर्जा संयंत्र पर भी हमले हुए हैं। इन हमलों से मिडिल ईस्ट में भारी तनाव हो गया है।
चलिए अब आपको बताते हैं ईरान ने बीती रात कितनी तबाही मचाई है, खाड़ी के बीचों बीच कैसे तांडव किया है। अबू धाबी के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले हुए। प्लांट के कई हिस्सों में भीषण आग लग गई और पेट्रोकेमिकल प्लांट में तुरंत काम रोकना पड़ा। बहरीन का भी मामला जान लीजिए। गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर हमला हुआ। कई ऑपरेशनल यूनिट्स पर ड्रोन से अटैक किया गया। ईरानी ड्रोन हमले से कई यूनिट्स में आग लग गई, जिसे काम रोकना पड़ा और काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब कुवैत चल लीजिए। ईरान ने कुवैत में रात भर ड्रोन हमले किए, खास करके तेल के कुओं पर, बिजली पानी प्लांट पर और ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर। 2 बिजली पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान भी पहुंचा दिया। यानी मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। लेकिन बार बार ईरान ये बात कहता है कि हमने कभी पहले उनके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने हमारे न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो हमने न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। उन्होंने हमारे डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया तो हमने डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया। उन्होंने हमारे गैस प्लांट पर हमला किया तो हमने उनके गैस प्लांट पर हमला किया। तो इस तरह से ईरान कह रहा है कि हमले का रास्ता बार बार वो दिखा रहा है। अब हाल तो यह है कि एक तो होर्मुज बंद है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार होते धमाके की वजह से प्लांट्स चल नहीं रहे, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर बहुत बुरा खतरा आ गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में चिंता बढ़ गई है। इन हमलों के पीछे क्षेत्रीय तनाव और युद्ध की स्थिति को जिम्मेदार माना जा रहा है। ईरान की ओर से पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। अब लगातार हो रहे हमलों ने इस खतरे को वास्तविक बना दिया है। इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। कई रिफाइनरियों, एलएनजी प्लांट्स और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के प्रभावित होने से उत्पादन घटा है, जिससे तेल और गैस की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस संकट का असर दुनिया भर के बाजारों पर ज्यादा दिखेगा। ऐसा नहीं आज नहीं दिख रहा है या अभी हो नहीं रहा है, अभी भी है इंपैक्ट, आने वाले समय में भी इंपैक्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई तबाही की तस्वीर देखने को मिलती है, अगर कोई बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से ले लिया जाता है या फिर ईरान की तरफ से, तो बाजार में भयानक इंपैक्ट आ सकता है। ईरान ने पहले से ही मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मचा रखी है। ईरान अपना इंतकाम ले रहा है। ईरान ने अपने शीर्ष नेताओं की हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस इंतकाम के तहत ईरान ने 55 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव आज की तारीख में चरम पर है। ईरान का इजराइल में ड्रोन और मिसाइल अटैक लगातार जारी है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला न किया। कुवैत, बहरीन और यूएई में भी बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। कुछ सीक्रेट सोर्स तो यह भी बता रहे हैं कि ईरान ने कुवैत, सऊदी और यूएई के ऊपर अमेरिका के साथ हमलों में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। इधर ईरान कह रहा है कि ईरान ने कई अमेरिकी विमानों को मार गिराया है। F-35, F-15 और चिनूक हेलीकॉप्टर समेत, अपाचे हेलीकॉप्टर समेत कई फाइटर जेट्स को उसने निशाना बनाया। ईरान ने कई यूएस विमानों को निशाना बनाया। खाड़ी देशों में दहशत लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो तेहरान ने कई देशों के डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब डिसैलिनेशन प्लांट पर अगर हमले लगातार बढ़ते रहे तो खाड़ी देशों में पीने के पानी की बहुत किल्लत हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर महामारी की संकट हो सकती है। लोगों के सामने बहुत विकट स्थिति हो सकती है, क्योंकि पानी के बिना सरवाइव कर पाना तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है। और इतना इमेंस प्रेशर है आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो यहां से निकलने का रास्ता देख रहे हैं। ईरान के रिएक्शन से दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के खिलाफ उनके घर के अंदर, अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, और कहते हैं इसलिए संघर्ष विराम पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ताकि वो किसी भी तरीके से अपनी गर्दन मिडिल ईस्ट से छुड़ा पाएं, ईरान के चंगुल से अपने हाथ निकाल पाएं।
अब देखिए किस तरह से हमले हो रहे हैं। अगर आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएंगे, जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देखिए किस भीषण तरीके से हमला किया गया है। الله اكبر زمطنا طلعنا بالاسعاف من هون رحنا على الغاره ضربوا محل الاسعافات سمعت الرساله حوالي الحمد لله نحن بخير اضرار بالاليات الله اكبر زمطنا طلعنا بالاسعاف من هون رحنا على الغاره ضربوا मिडल ईस्ट में इन हमलों के बाद अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो किसी तरह से अपनी साख बचा ले, क्योंकि मिडल ईस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? मिडल ईस्ट के देशों ने ताउम्र तेल के पैसे पेट्रो डॉलर के तौर पर अमेरिका पहुंचाए। बदले में अमेरिका ने मिडल ईस्ट में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट किया, अपने बेसेस बनाए और बार बार यह कहता रहा कि मिडल ईस्ट के देशों को वो कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अमेरिका के जो देश सहयोगी थे वो इस जंग में बुरी तरीके से फंस गए और उनकी सुरक्षा में अमेरिका साथ नहीं निभा पाया। सालों से तेहरान एक सीधे साधे सिद्धांत पर काम करता रहा है कि एक ज्यादा ताकतवर फौजी की ताकत के सामने टिके रहना ही कामयाबी है। इजराइल और अमेरिका के साथ अपनी लंबी लड़ाई में ईरान ने हमेशा यही माना कि किसी एक के साथ लड़ाई हुई तो दूसरा भी उसमें खिंचकर आएगा। ईरान के लिए अभी भी टिके रहना कोई दूसरा विकल्प नहीं, बल्कि यही उसका असली मकसद है। लड़ाई शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ईरान का कमांडर ढांचा अभी भी खड़ा है। IRGC काउंसिल अब देश के सारे बड़े फैसले कर रही है। सरकारी तंत्र मजबूत है, उसकी विरोध वाली ताकत भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन कमर नहीं टूटी है। लड़ाई में टिके रहना ही अब आज की तारीख में मकसद है और इसी से ईरान जानता है कि हम विजयी हो सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दबदबा अभी भी कायम है। यूएस के सामने ईरान ने अभी तक घुटने नहीं टेके। हमलों के बावजूद ईरान के पास अभी भी जबरदस्त फायर पावर है। यूएस के लिए यही क्षमता एक मुश्किल खड़ी कर रही है। चलिए बताते हैं ईरान ने कैसे अमेरिकी जेट्स को मार गिराया और लगातार फाइनेंशियल नुकसान बढ़ा रहा है अमेरिका का। ईरान ने अपने एयरस्पेस में IRST सिस्टम एक्टिवेट किए हैं। IRST का मतलब है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है, फिर ये इंफ्रारेड जो है वो अमेरिकी विमानों के टेम्परेचर को सेंस करता है और उस पर अटैक कर देता है। अमेरिकी विमान वैसे तो स्टेल्थ माने जाते हैं, जो रेडार के पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर को कैप्चर कर लेता है। अमेरिकी स्टेल्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता है। विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट बढ़ जाती है और इसी हीट को ईरान का इंफ्रारेड सर्च सिस्टम ट्रेस कर लेता है। आज की तारीख में अगर अभी भी अमेरिका पीछे हट जाता है तो इस बात का खतरा है कि ईरान का सबसे अहम सबक यही साबित हो जाएगा कि टिके रहना ही मुख्य एजेंडा है। अगर वो लड़ाई जारी रखता है तो उसे लगातार बढ़ती लागत का सामना करना पड़ेगा और निर्णायक जीत का कोई स्पष्ट रास्ता भी नजर नहीं आता। उधर अमेरिका सिर्फ अल्टीमेटम दे रहा है। इस जंग में अब तक कोई नया ईरान उभर कर सामने नहीं आया। अगर युद्ध खत्म होने के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी रहती है तो सवाल ही उठेगा क्या अमेरिका अपनी जीत के दावों को उस जमीनी हकीकत से जोड़ पाएगा जिसमें उसका दुश्मन जिसे वो बदलना चाहता था वो ईरान में वैसा ही रहा। वर्ल्ड नाउ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देंगे इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।